अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंजाइम। ओके, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द ये चैप्टर कवर करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। कह रहा है सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं भाई? सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं वो सारे जो है या चीज़ें जो बन रही हैं, जो टूट रही हैं, इससे ही हमारी सेल जो है रन करती है और इसी तरीके से हमारी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। कह रहा है अगर सेल जो है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ना। This in turn is dependent upon the catalytic molecules called the enzyme। और ये सारा सिस्टम एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड होता है एंड दैट आर कॉल्ड enzyme। Without enzyme, the dynamic study of state of the cell would not cease to exist। कह रहा है बिना एंजाइम के जो सेल की एक्टिविटी है ना वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बेसिकली एंजाइम जो होते हैं ना वो इस तरीके से वर्क करते हैं, जितना काम ज़्यादा देर में होना होता है उसको थोड़ी देर तक रिड्यूस करके आ जाते हैं। जैसे आप अपने घर में अगर लड़कियां हो तो भाई कुकिंग तो ज़रूर करती होंगी, लेकिन बॉयज़ भी करते हैं नो डाउट। देखें, प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, किचन के अंदर प्रेशर कुकर होता है। उस प्रेशर कुकर में क्या हो रहा होता है, जब जो चीज़ मेरी 30 मिनट्स में बननी है प्रेशर कुकर में वो मुझे 10 मिनट्स में करके देता है, वो 5 मिनट्स में करके देता है। मतलब मेरे टाइम को रिड्यूस करता है ना। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपका एंजाइम भी एक प्रेशर कुकर की तरह होता है जो रिएक्शन को फास्ट करके देता है, ठीक है। वही रिएक्शन जो बिना एंजाइम के 30 मिनट में हो रहा हो वो एंजाइम के साथ 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लाइफ इज अ मेशवर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर। सम ऑफ दीज रिएक्शन रिजल्ट इन सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल। और कभी कभी ये रिएक्शन बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी जो है कहाँ गई। सम ऑफ दीज रिएक्शन रिजल्ट इन द सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, अदर्स इन क्लीवेजिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्टिल अदर्स आइदर यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी। कह रहा है ये जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या तो ये इस तरीके से होता है कि चीज़ें बन रही हों, या तो इस तरीके से होगा जो चीज़ें टूट रही हों। लिखा है ना कि या तो सिंथेसाइजिंग होगी या तो क्लीवेजिंग होगा, यानी बनना होगा या टूटना होगा मॉलिक्यूल्स का। और इसी तरीके से या तो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी यानी इस्तेमाल होगी, या तो एनर्जी लिबरेट होगी यानी आउट निकलेगी। ऑल दिस रिएक्शंस वुड अकर वेरी स्लोली एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारे जितने भी हैं ये एक सर्टेन टेम्परेचर और एक सर्टेन जो है वो प्रेशर पर होते हैं और वेरी स्लोली होते हैं, ठीक है। द कंडीशंस अंडर विच लिविंग सेल कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इन द लिविंग सिस्टम दीज रिएक्शन प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट्स। लिविंग सिस्टम के अंदर ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ये बहुत ही हाई रेट पर होते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस और बायोकैटलिस्ट विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल। कह रहा है ये जितने भी रिएक्शंस हमने मना जो ऊपर बता रहा है कि रिएक्शंस जो थे वो ज़्यादा लाइक स्लोली होते हैं। इट मीन्स कि रिएक्शन जो चीज़ें बन रही होती हैं ना, जो चीज़ें टूटती होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे हो रहा होता है। लेकिन कुछ एंजाइम हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, दैट इज़ द बायोकैटलिस्ट, दैट आर कॉल्ड द बायोकैटलिस्ट एंड दैट आर इन द लिविंग सेल। और जिसको हम एंजाइम कहते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हेल्प कर रहे होते हैं रिएक्शन को फास्ट करवाने में, यानी हाई रेट तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को या ऐसे कैटलिस्ट को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को तेज करवाए, क्योंकि ये लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है, बिकॉज दैट आर प्रेजेंट इन अवर सेल, दैट इज कॉल्ड द बायो कैटलिस्ट। और इसे कहते हैं एंजाइम। ये रहा आ गया हमारा एंजाइम। तो ये इतनी बड़ी जो हमने डिस्कशन की 4 मिनटों की वो सारी एंजाइम के बारे में ही थी। आई होप अब आप एंजाइम को क्लियर कट समझ रहे होंगे।
अच्छा, ये एंजाइम कहाँ से आया, एंजाइम भाई क्या है? तो सबसे पहले ना एंजाइम को यीस्ट के अंदर देखा गया था। यीस्ट होता है ना, ठीक है, यीस्ट जो आप अपने पिज्ज़ा डो को राइस करवाने में यूज़ करते हो, अपनी ब्रेड्स को राइस करवाने में यूज़ करते हो, सो दैट इज यीस्ट के अंदर मिला था, इसके लिए इसका नाम है एंजाइम, लाइक इनसाइड द यीस्ट जाइम। ओके, सो जो तो टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक विलियम कोने, ये कोई साइंटिस्ट था भाई, इन्होंने इसके टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, लाइक एंजाइम इन्होंने नामकरण किया था इसका। एंजाइम में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। और एंजाइम की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो एंजाइम कोई ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सकें किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो इट वॉज कंसिडर्ड दैट ऑल एंजाइम्स वर प्रोटीन्स। अच्छा, कुछ साल पहले मीन्स कुछ सालों पहले समझो, ठीक है, ये बात हुई थी कि भाई जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। बट ड्यूरिंग द 1980s थॉमस केक एंड सिडनी ऑल्टमैन discovered that certain molecules of ribonucleic acid also function as enzyme। तो ये दो साइंटिस्ट थे भाई, इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के यानी आरएनए के, वो भी एज ए एंजाइम वर्क करें। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड राइबोजाइम, इसके लिए उन मॉलिक्यूल्स को कहा गया राइबोजाइम्स। ठीक है, क्या है भाई, पहले हुआ कि भाई प्रोटीन है, पहले कहा कि सारे एंजाइम्स प्रोटीनियस इन नेचर है, यानी इनकी नेचर इज प्रोटीन से बने, तो इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने आके कहा कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी एज ए एंजाइम एक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें कह दिया राइबोजाइम। Ribozymes which catalyze, these molecules are called ribozymes which catalyze reactions involving in processing genetic information to be used by cell। और ये पाया गया कि ये जो एंजाइम्स है राइबोजाइम्स, इनका काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो होती है ना उसकी रिएक्शंस को कैटलाइज करना बाय सेल। बट जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, पर अगर जनरली देखें ओवरऑल तो एंजाइम्स प्रोटीनियस ही नेचर होते हैं, लेकिन कुछ राइबोजाइम्स भी होते हैं, यानी आरएनए एज आरएनए भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, चले अब देखते हैं। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज इन सेल। अच्छा, ये जो है ना ये टॉपिक आपके पूरे चैप्टर का एक समरी है, समझे। अगर आपको ये समझ आ गया तो मीन्स आपको पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। सो पहली पॉइंट है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज इन द सेल। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और सिंथेसाइज सेल के अंदर जो हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं नेचर के अंदर। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन विद हाई मोलिकुलर वेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनियस हैं, प्रोटीन के बने हैं, तो कौन सी प्रोटीन के बने हैं, कौन सी? तो इन्होंने स्ट्रक्चरल वाइज प्रोटीन बयान की है। मैंने पीछे जो प्रोटीन वाला टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मैंने प्रोटीन को डिटेल में डिस्कस किया था। हमारे बुक के अंदर प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात नहीं हुई है, लाइक प्रोटीन किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, तो मैंने वो भी डिस्क्राइब किया है, आप जाके उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। प्रोटीन की 4 स्टेट्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। तो जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, तो जो एंजाइम है वो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन है, और एंजाइम के अंदर और जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है दैट इज़ द टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल बताया है पिछली वीडियोस में, यू कैन गो एंड वॉच देयर। और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन, या तो ये प्रोटीन के बने होंगे जैसे अमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया, या इनके साथ प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होगा जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करूंगी, प्रोटीन पार्ट क्या, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या। ठीक है, आप जस्ट इसकी लाइंस को पढ़ें। एंजाइम्स एक्ट विद इन अ सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस कॉल्ड एंडोएंजाइम, एंड द एंजाइम व्हिच एक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल आर द कॉल्ड एक्सोएंजाइम। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं
जो सेल के अंदर पैदा होते हैं और सेल के अंदर ही काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंडो एंजाइम। ठीक है, इंडो एंजाइम। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन काम जाके बाहर करते हैं, सो दैट आर कॉल्ड द एक्सो एंजाइम। सो द एंजाइम एक्ट विद इन अ सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एंडो एंजाइम एंड द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड, बाहर जाके एक्ट। ओके, सो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। और एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन के ऊपर काम कर रहा है तो वो लिपिड के ऊपर काम नहीं करेगा, और अगर वो लिपिड के ऊपर काम कर रहा है तो वो प्रोटीन के ऊपर काम नहीं करेगा। समझ आ रही है? तो किस तरीके से ये स्पेसिफिक होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं लाइक एक चीज़ के लिए ही काम करेंगे, और फंक्शन के अंदर भी, नेचर के अंदर भी। दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सबस्ट्रेट क्या होता है? किस तरीके से समझाऊँ मैं आपको सबस्ट्रेट? देखें, फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लूँगी। एक प्रेशर कुकर ले, ठीक है, उसके अंदर जो आपने चीज़ डाली, फॉर एग्जाम्पल आपने डाला है मीट, ठीक है, वो मीट जो है, गोश्त, वो आपका सबस्ट्रेट है और प्रेशर कुकर इज योर एंजाइम। एंजाइम ने क्या किया, जो मीट था दैट वी कॉल द सबस्ट्रेट, उसको कन्वर्ट किया प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे पहले कच्चा गोश्त था भैया, आपने प्रेशर कुकर के अंदर डाला, फिर वो कोई ना कोई चीज़ बन गई, कोरमा बन गया, निहारी बन गई, कुछ भी बन गया। जब वो बना, दैट इज़ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो होता है ना, ये एंजाइम के ऊपर काम करता है और फिर एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर ने उस कच्चे गोश्त को पके हुए गोश्त के अंदर कन्वर्ट किया, सेम एज इट इज सबस्ट्रेट भी इस तरीके से होता है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये जस्ट इंट्रो है, आगे पूरा सब कुछ सबस्ट्रेट के बारे में ही है, तो परेशान नहीं होए, मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, दे आर मच ग्रेटर साइज, ये आपको समझ आ गया। अच्छा हाँ, दे आर मच ग्रेटर साइज इन सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से बड़ा होता है एंजाइम। ठीक है, तो सबस्ट्रेट छोटा, एंजाइम बड़ा। जैसे प्रेशर कुकर बड़ा, उसका सबस्ट्रेट गोश्त छोटे छोटे था। ठीक है, इस तरीके से समझ लें। दे हैव अ पर्टिकुलर साइज टू रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट। अब कुछ पर्टिकुलर साइट्स होंगी जिसके ऊपर सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा। मैंने बताया कि, अच्छा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया समझाने के लिए। ये दिस इज योर एंजाइम, ओके, एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट आके किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठेगा और रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो वो जिस स्पेसिफिक जगह पर आके बैठकर रिएक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये रही एक्टिव साइट। ठीक है, ये रही आपकी एक्टिव साइट। तो आपको समझ आ गया कि कह रहा है कुछ पर्टिकुलर साइट्स होंगी जिस पर आके सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा एंजाइम के ऊपर, एंड दैट आर द एक्टिव साइट। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस और साल्ट कॉल्ड एक्टिवेटर्स। अब हम एंजाइम्स की एक्टिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आप उसकी एक्टिविटी को और ज़्यादा एनहेंस भी कर सकते हैं और ज़्यादा रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो जो चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं उसे एक्टिवेटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने आयंस के, कुछ मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। और जो एक्टिविटी को घटाते हैं उन्हें इनहिबिट कहा जाता है, और इनहिबिटर्स कहा जाता है। ठीक है, और इनहिबिटर्स आपके किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, पीएच चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो दैट आर कॉल्ड द इनहिबिटर्स। किस तरीके से वर्क करेगा थोड़ा आपको आइडिया देती हूँ, आगे पूरा कुछ है इसके बारे में। देखें, एक एंजाइम है जो 37 सेल्सियस पर काम करता है। अगर मुझे उसकी एक्टिविटी को रोकना है, मैं उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने कर दिया 100 सेल्सियस। अब ये क्या हो गया भाई, ये एज ए इनहिबिटर वर्क कर गया और 100 सेल्सियस पर वो एंजाइम काम करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनहिबिटर काम करता है। ओके, दे आर सेंसिटिव, दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक होते हैं अपने काम के बारे में, कि अगर वो प्रोटीन के लिए काम कर रहा है तो वो लिपिड के लिए काम नहीं करेगा। इसी के लिए ये पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। अगर वो एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है तो वो बेसिक पीएच पे काम नहीं करेगा। अगर वो बेसिक पीएच पे काम कर रहा है तो वो एसिडिक पे काम नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल पर कर रहा है तो वो पीएच चेंज नहीं करेगा, लाइक अपनी वो पीएच को मेंटेन करके रखेगा।
नाउ लास्ट वन इज दे रिमेन केमिकली अनचेंज, वो केमिकली अनचेंज्ड रहते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में। जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ उससे पहले एंजाइम जैसे था वैसे ही मिलेगा, केमिकल रिएक्शन हो गया उसके बाद भी आपको एंजाइम की तरह ही मिलेगा। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर आपने खाना डाला, प्रेशर कुकर जिस हालत में था उसी में आपको मिला, और जब खाना बन गया तो भी रिएक्शन के बाद भी उसी हालत में मिला। तो एंजाइम इज नेवर चेंज, ओके। जिस हालत में पहले होगा उसी में बाद में होगा, और वो केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज नहीं करेगा अपनी शक्ल। डन। अच्छा, मैं ऊपर एक लाइन बोल के गई हूँ कि जो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन थी फाइब्रस और ग्लोबुलर, वो है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं, वो शेप वाइज क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ मेंशन इन योर बुक। बट स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो आपके बुक के अंदर नहीं है, तो वो मैंने डिटेल में समझाई थी वहाँ पर, ठीक है, पिछली वीडियोज़ में। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस एंजाइम का स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगी और उसको हम डिटेल वाइज समझेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है एक एक वीडियो को बनाने में। लाइक 15 मिनट्स की वीडियो है तो उसको 1 आवर से 2 आवर तो ज़रूर ही लग रहे हैं। सो प्लीज़ भाई, और शेयर तो ज़रूरी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक रीच कर सके और वो उससे बेनिफिट ले सकें। ओके, आप भी मेरा इस चीज़ में साथ दें, अल्लाह आपको भी सवाब देगा, मुझे भी इंशाल्लाह, आमीन। ओके, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।